हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप देख रहे होंगे कि कैलकुलस का दिख रहा होगा आपके पास लेक्चर नंबर 75 और कंसेप्ट ऑफ आर्क लेंथ लिखा होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम होते रहते हैं। और जब भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो मैटर करेगा कि आपको आर्क लेंथ के बारे में आइडिया है कि नहीं। इसका मतलब मैं वो टॉपिक भी अब कवर कर देता हूँ जिसमें गेट में आईआईटी के प्रोफेसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सब आना चाहिए। जैसे ये एक टॉपिक हो गया, एक आपके पास होता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो भी। तो ये कुछ दो तीन टॉपिक है आपके पास जो अच्छा आइडिया होना चाहिए कैलकुलस का। तो 3 लेक्चर में मैं इसको कवर करूंगा। एक आर्क लेंथ का कंसेप्ट, एक वही सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम का, जो कि रिवॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है। और ये ऐसी चीजें रहती है कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप अच्छा आइडिया रखते हो तो आपको फिर बन जाएगा। बट फिर भी सिर्फ सब कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले पे बेस हम रहते हैं तो हम हमारा कंसेप्ट नहीं बनता, और फिर हम हमेशा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं और लगता है कि वो टॉपिक बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है। और कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ तो बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि उतने में आपका काम हो जाता है। इवन थोड़ा ज्यादा ही काम में करवा देता हूँ आपका। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 75 है। आप देख सकते हो कि जब से मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना चालू किया हूँ तो ये जो मेरा एक प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा वाला, उसमें लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का प्लेलिस्ट पूरा चल रहा है। एक ही प्लेलिस्ट में लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, और ये 75 लेक्चर का मतलब है लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस क्या पूरा एक सिंगल प्लेलिस्ट है, जिसमें 74 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। 75 है। प्रोबेबिलिटी का एक अलग प्लेलिस्ट है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल खत्म हो चुका, उसका अलग प्लेलिस्ट है। प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है। तो टोटल मैथ्स के ही 4 प्लेलिस्ट हो गए। अगर किसी को बहुत अच्छा मैथ्स जानना है, उसको लगता है कि मेरे को एकदम बहुत ही स्ट्रांग बनना है, तो फिर आपको मेरे को फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक है। चलो, कंसेप्ट ऑफ आर्क लेंथ के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप आर्क लेंथ जब सुनते हो आपके पास तो बहुत जगह आप यूज किए होंगे। लेंथ ऑफ कर्व या आर्क लेंथ, जब हम बोलते हैं ना आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व या सिंपली लेंथ ऑफ कर्व, represent the distance along the curve between 2 points. It is a measure of how long the curve is. कि जो कर्व वो कितना लंबा है। तो यहाँ में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। कर्व के 2 पॉइंट्स होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे। आर्क लेंथ गिव्स द एक्चुअल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट वो ट्रेवल इफ इट मूव्स अलोंग द कर्व। कर्व के अलोंग अगर आपके पास एक्चुअल डिस्टेंस आपके पास निकालना है और वो अगर वो मूव कर रहा है, तो मैं 2 पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। इट इज यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए पाथ और ट्रेजेक्ट्री इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। फिजिक्स वगैरह में भी आप यूज करते हो ये आर्क लेंथ का कंसेप्ट, आप यूज करते हो फिजिक्स वगैरह में। दिस वन, arc length is a crucial in designing curves path in various field like roads, railway, architecture. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्क लेंथ का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो आरसीसी की डिजाइन होती है और जो स्ट्रक्चर की डिजाइन होती है, सिविल इंजीनियर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो हम जितना भी लाइफ में जितनी भी चीज पढ़ते हैं, सबका अपना अपना अच्छा खासा यूज है, बस हमको पता नहीं होता है। हमको लगता है कि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बात भी खत्म हो गई। जबकि आर्क लेंथ आपके पास एक सिविल जो आर्किटेक्ट होता है वो बहुत अच्छे से यूज करता होगा। आप कितना अच्छे से मैथमेटिकली यूज करता होगा वो तो उस पर डिपेंड करता है, बट ठीक है। तो ये आर्क लेंथ आपके पास, दैट मीन द लेंथ ऑफ कर्व या आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व, इसके बारे में हम बात करने वाले। अब क्या होता है लेंथ ऑफ ए कर्व के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपके पास मान लो कि y फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब है y एक्सिस में y है, x एक्सिस में x है, और ये आपके पास एक आर्क है, इसका लेंथ l है। a से b आपके पास है, और अगर मेरे को इस a से b के बीच में इस आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट्स है आपके पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ये आपके पास आर्क कितना भी जा रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन मेरे को इन 2 पॉइंट्स के बीच में इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, किसी आर्क का लेंथ। और y फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ x है। तो पता आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ का आपके पास a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी का होल स्क्वायर इंटू dx। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि dy बाई डी डेरिवेटिव ऑफ x है, तो एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं आपके पास, dy बाई डी एक्स दैट मीन्स द एफ डेस एक्स का स्क्वायर और dx, ये दोनों एक ही बात है। dy बाई डी एक्स मतलब एफ डेस एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास कि रिजल्ट है हमारे पास, और रिजल्ट सर पता होना चाहिए, और लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं और लगता है कि बस इसी में मजा है कि ये फॉर्मूला बस पता हो और बस मैं फॉर्मूला याद करूं, फिर मैं एक फंक्शन दूं, फिर डिफरेंशिएट करूं, फिर फॉर्मूला लगाऊं, और फिर मैं बोलूं कि देखो ये लेंथ का फॉर्मूला है, कल एग्जाम में आएगा तो बन जाना चाहिए। तो फिर मेरे से पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। किसी को अगर इतना ही जानना है तो फिर मेरे से पढ़ने की क्या ही जरूरत किसी को। मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को आर्क लेंथ के बारे में बात करना है
तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो ये मेरे पास है एक्स है और ये वाई बोलो या फंक्शन ऑफ एक्स बोलो ये, और मान लेते हैं आपके पास कि ऐसा आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, मान लो आपके पास ये पॉइंट्स है ए से बी के बीच में, ये ए है ये बी है। अब मेरे को इस आर्क की लेंथ की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसकी लेंथ की वैल्यू मेरे को निकालना है ये। अब यह किसी आर्क की लेंथ की वैल्यू तो आराम से निकाल नहीं सकते, तो कंसेप्ट क्या लगाऊंगा बताओ। सपोज करो मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, अरे रुको भाई, एक ये पॉइंट सिलेक्ट किया और एक ये पॉइंट, चलो छोटे करता हूं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अब पता है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम सर x1 y1 x2 y2, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो x1 y1 होगा, यस, एक 2 पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो x2 y2 होगा, ऐसा होगा। डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, अच्छा डिस्टेंस अगर आप जानते होंगे तो डिस्टेंस आप जानते होंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्टेंस होता है 11th क्लास में पढ़े होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है आपके पास, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। 2 पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पॉइंट रखा तो उसके बीच का डिस्टेंस ही होता है। अब सोचो आपके पास कि मैं अगर स्मॉल लेंथ अगर ले लूं आपके पास, ध्यान से अगर मैं इस बात को ऐसे रखूं कि आप इसको अगर देखना चाहो तो देखो, सपोज करो अगर मैं बोलूं कि देखो ये लेंथ का आपके पास ये डिस्टेंस निकाले इन 2 पॉइंट्स के बीच में, आपको तो पूरा लेंथ निकालना है, इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाले। अगर मैं बोलूं कि इतना कम पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकाले, और अगर मैं इसको एक आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल बना दूं, अगर आपके पास पता है जो ये x2 और x1 के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों में, दोनों x के बीच का जो डिफरेंस है, ये आपके पास हो गया dx, और जो y का डिफरेंस है वो dy हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि x2 माइनस x1 जो है वो x में चेंजेस है, और जो y में चेंजेस है वो आपके पास जो है वो ये है, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन x आपके पास, स्मॉल डिस्टेंस के बीच में चेंज, तो x2 माइनस x1, dy क्या हो गया सर, ये तो y2 माइनस y1 हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो स्मॉल लेंथ अगर मैं आपके पास लिया हूं तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर जो डिस्टेंस है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं और मैं अगर बोलूं कि वो जो डायगोनल है आपके पास, जो डिस्टेंस है जिसको मैं इतना स्मॉल रीजन ले रहा हूं अभी पूरे लेंथ में से स्मॉल रीजन, तो सर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, कैसा लिखना चाहते हो आप। सर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ कि ऐसा, अगर मैं इसको बोल दूं कि डीएल जो डिस्टेंस है, इसी को डीएल बोल दिया, ये वाला जो दिख रहा है आपके पास ये डीएल बोल दिया, तो डीएल अगर मैं बोल दे रहा हूँ आपके पास, तो डीएल अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो x2 माइनस x1 ये dx है, यस, और ये dy है y2 माइनस y1, बिल्कुल सही है, ये dl हो गया। अगर ये डिफरेंशियल लेंथ है, अगर मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशियल लेंथ, स्मॉल लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ मतलब वेरी स्मॉल लेंथ, ये इतना आपके पास, पूरा लेंथ की बात करेंगे, डिफरेंशियल लेंथ dl आपके पास है। अगर ये dx स्क्वायर अपॉन ये dx स्क्वायर और dy का स्क्वायर, यस, इसमें से अगर मैं dx बाहर निकालूं तो क्या होगा सर, dx बाहर निकालोगे तो dx बाहर निकल गया, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया सर, यही हो गया, यस सर। अब ये डिफरेंशियल लेंथ है। अब अगर मेरे को डिफरेंशियल लेंथ पता है, मतलब स्मॉल अगर लेंथ पता है, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया, इंटीग्रेशंस को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अगर मेरे को स्मॉल लेंथ, अगर डिफरेंशियल लेंथ जिसको बोल रहा हूँ, स्मॉल लेंथ अगर मेरे को आपके पास पता है, तो अगर मेरे को पूरा अगर लेंथ अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, बोले सर ए से बी तक, तो x इक्वल टू ए से बी तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इस डिफरेंशियल लेंथ को, तो मेरा टोटल लेंथ निकल जाएगा। अगर इस डिफरेंशियल लेंथ को, अगर मेरे को इतना लेंथ पता है, अगर ए से बी तक इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल लेंथ निकल जाएगा, द टोटल लेंथ, ये डिफरेंशियल लेंथ है डीएल, ए से बी तक आपके पास कर दिए। अब ए से बी अगर मैं लिख रहा हूं तो देखो क्या हुआ, x इक्वल टू ए टू बी, ये जो डिफरेंशियल लेंथ है इसकी वैल्यू कितना है सर, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और dx बाहर है तो देखो dx हो गया। इसका मतलब है इंटीग्रेशन हो जाएगा, x वेरी कर रहा है a से b, और देखो ये आपके पास लेंथ का फॉर्मूला बन गया। और इसी को अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सर x इक्वल टू ए टू बी है, और ये जो dy बाई डी एक्स एक्चुअली ये एफ डेस एक्स का होल स्क्वायर, एफ डेस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx है, एक ही बात है। देखो आपके पास प्रूफ हो गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11th क्लास का मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया कि भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस होता है, और जो चेंज इन एक्स होता है डीएक्स हो गया, चेंज इन वाई डीवाई हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोला ये डिफरेंशियल लेंथ है जो डायगोनल में आपको दिख रहा है, तो डीएल लिख दिया आपके पास, डिफरेंशियल लेंथ को इंटीग्रेट करूंगा तो लेंथ निकल जाएगा, सिंपल।
तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ये बोले कि सर आप याद कर लेंगे हम लोग, अरे बचपन की बातें, 11 12 की बातें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला आपके पास बड़े इजीली हम फाइंड आउट कर लिए। ये dy बाई डी एक्स को एफ डेस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात में कर दिया होगा। तो कई बार इतनी छोटी बात को करने के लिए भी हम सिंपल अपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला लिख लेते कि यस यू शुड रिमेंबर, फिर मंत्र बना लेते कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार हम मैथमेटिकली ट्रीटमेंट अपने आप को अच्छा नहीं देते, और ये बात मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को आप फॉलो मत करो अगर आप ना सिंपल फॉर्मूले में डेटा पुट कर करके आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो मतलब फिर मेरी जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। ओके सर, अगर मैं सोचूं कि x फंक्शन ऑफ y है, इसका मतलब है y फंक्शन ऑफ x तो बहुत नॉर्मल है। अगर x फंक्शन ऑफ y है तो x फंक्शन ऑफ y है तो क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x और ये y हो जाएगा यार। ये y वेरी करेगा, यहाँ y कर दो, यहाँ पे x कर दो। अगर x फंक्शन ऑफ y है तो कुछ बात ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपको अगर ऐसा बनाना है तो आप ये बोल दो, ये y बना दो, इसको y लिख देता हूं, अपोजिट कर दो, ये x हो गया, x फंक्शन ऑफ y है। अब आप बोल दो आपके पास की ये ऐसा आपके पास पॉइंट्स बना दो, ये y इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू b है, ये y इक्वल टू b, और मेरे को लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, a से b के बीच का लेंथ निकालना है। वही 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो सेम चीज आ जाएगा आपके पास। अब सेम चीज आप जब फाइंड आउट करोगे आपके पास, तो वो सेम चीज आपके पास आ जाएगा, तो dx बाई डी वाई आ जाएगा। ये dx बाई डी वाई, ए से बी सेम फॉर्मूला है, बस अब x फंक्शन ऑफ y है, तो अगर मेरे को इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेंथ इक्वल टू y इक्वल टू a टू b अंडर रूट 1 प्लस ये dx बाई डी वाई है। पता है क्योंकि ये x फंक्शन ऑफ y है तो एफ डेस y हो गया, ये एफ डेस y, इसका होल स्क्वायर, यस सर, इसका होल स्क्वायर, और ये बाहर कितना है dy, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर ही है, अंडर रूट के बाहर है, दिस द लेंथ। तो आपके पास इसका मतलब है कि x फंक्शन ऑफ y हो गया तो y फंक्शन ऑफ x होगा, मतलब dy बाई dx हो गया तो dx बाई dy होगा। ये लेंथ का फॉर्मूला है। इसका मतलब किसी भी आर्क का आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, यस सर, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें एक्स्ट्रा, जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें सब चालू हो जाती है। सपोज करो आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए फाइंड आउट करना है, so, इसका क्या मतलब हो गया? पैरामेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या हो गया? पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि मेरा x फंक्शन ऑफ t है, y फंक्शन ऑफ t है। अब वो दोनों फंक्शन ऑफ t लिखते तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए j ऑफ t लिख दिए। फंक्शन ऑफ t है आपके पास, x भी फंक्शन ऑफ t है, f ऑफ t लिख दिए, y भी फंक्शन ऑफ t है जिसको j ऑफ t लिख दिए। अगर ऐसा आपके पास है तो पता क्या बोल रहे हैं हम लोग कि फिर ये आपके पास पता है dx बाई dt का स्क्वायर होगा, dy बाई dt का स्क्वायर होगा आपके पास, और ये dt आपके पास लिखा होगा। सर ये हाउ? बता देता हूँ। तो ये हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला लिखा आपके पास कि dx बाई dt और dy बाई dt का स्क्वायर आपके पास ये होगा। ये हमारे पास रिजल्ट लिखा हुआ है। अगर दोनों ही अगर आपके पास फंक्शन ऑफ t है, इवन अगर ये फंक्शन ऑफ थीटा है, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपके पास कि फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। देखो अगर मैं बोल दूं कि देखो ये अल्फा से बीटा है थीटा की वैल्यू, और ये आपके पास हो गया, पता चला कि x भी फंक्शन ऑफ थीटा था तो dx बाई डी थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा, ये और ये डी थीटा, ये कैसे आएगा बात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे क्या वेयर क्या है, यहाँ पे वेयर क्या है, x फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, लेकिन f लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फंक्शन ऑफ t है, g ऑफ t लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x फंक्शन ऑफ थीटा है और y भी फंक्शन ऑफ थीटा है, इसको g लिख देता हूं ये, तो आपके पास ये रिजल्ट होगा। इसका मतलब पैरामीट्रिक वेरिएशंस में अगर आपके पास दिया है कि दोनों ही फंक्शन आपके पास अगर दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंडेंट, जिसको पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं आपके पास, कि मेरे को लेंथ ऑफ कर्व मेरे को फाइंड आउट करना पैरामीट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में। और इस टाइप के क्वेश्चंस गेट ईएससी वगैरह में लोग यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले लोग इसको यूज करते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा, आपके मन में हो सकता है कि सर इसका अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं तो इसका प्रूफ की अगर बात करूं तो क्या होता है? देखो लेंथ ऑफ कर्व ये तो मैं बता चुका हूं, ये तो प्रूफ आपके पास ऑलरेडी बता चुका हूं। ये प्रूफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रूफ तो ऑलरेडी मैं ऐसे ही यूज कर लिया था, खुद ही यूज कर लिया था dx dy लिख के, तो ऑलरेडी डन है। अब प्रूफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व x फंक्शन ऑफ y था। अच्छा, x फंक्शन ऑफ y होगा तो देखो आपका dx और dy होगा, और ये भी प्रूफ आपके पास। अब इस बार क्या होगा, dx और dy होगा, इस बार आपके पास dy बाहर निकाल लो तो ये आपके पास आ जाएगा dx बाई dy बाहर निकालिए क्योंकि y में वेरिएशन है, इस बार y में वेरिएशन है। इस बार देखो मैं क्या किया,
मैं जब फिगर बनाया था तो x यहाँ लिख दिया था, y यहाँ लिख दिया था। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो देखो मैं बोल रहा हूँ y में वेरिएशंस है, तो मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ। मतलब मेरा चॉइस है कि मैं y यही रहने दूं और y में वेरिएशंस यहाँ दिखाऊं कि देखो यहाँ पे y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये। मैं कैसे किया था, जब मैं सॉल्व किया था तो मैं आपको बोला था कि देखो यार मैं वेरिएशंस ऐसा दिखा रहा हूँ, तो देखो मैं y में इसको y रख दिया था और मैं बोला y a से b तक y में वेरिएशंस है, तो फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लिया। या तो y को y वाली जगह पे रखो, जैसे यहाँ पे मैं रखूँ, तो देयर इज नो इशू। y को y वाली जगह पे रखो, y फंक्शन ऑफ x है, यहां पे भी आपके पास y आपके पास और x वही है, बट x फंक्शन ऑफ y यहाँ पे x फंक्शन ऑफ y इस बार ये दिख रहा है, x फंक्शन ऑफ y। तो y का वेरिएशंस ये है आपके पास, तो वही फॉर्मूला। तो इस बार आपके पास y वेरी कर रहा है, तो dx बाई dy का होल स्क्वायर हो गया। प्रूफ सेम, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, वही dx अपॉन dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर, डिफरेंशियल लेंथ सेम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पैरामेट्रिक अगर फंक्शंस हो, ये प्रूफ आपके पास कि प्रूफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अगर आपके पास ये पैरामेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में, मतलब x भी फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, दोनों फंक्शन ऑफ t है, और आपके पास जो t है ये a से b आपके पास है, यहाँ पे टी ए और यहाँ पे आपके पास ये टी बी, और मेरे को अगर इसका लेंथ निकालना है, और यहाँ पे टी ए से बी के बीच में वेरी कर रहा है, और यहाँ पे मेरे को लेंथ फाइंड आउट करना है, इसके बीच में ये लेंथ फाइंड आउट करना है। सेम आपके पास देखो डीएल क्या होता है, डीएक्स और डीवाई का स्क्वायर, डिफरेंशियल लेंथ, डायगोनल बना लिया मैं, यस सर। dx dy का स्क्वायर, अब देखो मैं dx को लिख कैसे सकता हूँ सर, dx बाई dt और dt लिख सकता हूँ, यस। तो dx बाई dt को x डैश लिख सकता हूँ, यस। dy को लिख सकता हूँ dy बाई dt, ये देखो ध्यान से dx को लिखा कैसे, dx बाई dt इंटू dt, यस सर। तो dx बाई dt क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, यस सर, और इंटू dt। dy को क्या लिखा, dy बाई dt इंटू dt, ये डेरिवेटिव हो गया, यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो dx की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, x डैश dt का होल स्क्वायर, y डैश dt का होल स्क्वायर, dt बाहर निकाल लो, x डैश का स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर आ गया। x डैश क्या होता है सर, dx बाई dt, देखो dx बाई dt और dy बाई dt कुछ भी बात नहीं है, तो ये लेंथ आपके पास आ गई, कैपिटल L लिखो, अच्छा लगे, ये आ गया आपके पास। तो प्रूफ में कुछ बड़ी बात है कुछ भी नहीं है। लिखने का स्टाइल था कि dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt इंटू dt, dy को क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dt इंटू dt, और फिर मैं बोल दिया डेरिवेटिव जो है आपके पास ये dx बाई dt, ये क्या है, तो बोले x डे से, dy बाई dt क्या है, ये y डे से, बस यहां रखा, dt बाहर आ गया, सिंपल सा रिजल्ट वही वाला आ गया। इसको पैरामेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये ना सोचो कि आपके पास इसमें क्या हुआ, वही रिजल्ट यही से स्टार्ट हुआ था। वहां पे जब पैरामीट्रिक नहीं रहता था, तो जब आपके पास वेरिएशन जब होता था x में, तो आप dx को बाहर निकाल लेते थे, जब आपके पास वेरिएशन y में होता था तो dy को बाहर निकाल लेते थे, बस इतना ही। अगर मैं इसी को लिख दूं, बस इतना ही याद रखूं कि मेरे को इसी को लिखना है कि जब x में वेरिएशन होगा तो dx को बाहर निकाल लेंगे, y में वेरिएशन होगा तो dy को बाहर निकाल लेंगे, और जब आपके पास x और y दोनों ही फंक्शन ऑफ t है, तो फिर dx और dy को कैसे लिखेंगे, देखो, और फिर dt बाहर आ गया। ओके सर, तो ये भी कुछ टफ नहीं है। अभी आपके पास एक और पॉइंट पे बात चल रही है, तो टोटल कितनी कैटेगरी हो गई सर, 3 कैटेगरी हो गई सर। इसका मतलब है कि y फंक्शन ऑफ x है, इसके लिए आर्क लेंथ, x फंक्शन ऑफ y है, इसके लिए आर्क लेंथ, और एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, x फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन ऑफ t, या x फंक्शन ऑफ थीटा, y फंक्शन ऑफ थीटा, ये नहीं, ओके। अब चौथा केस बनता है आपके पास, पता है क्या है, अगर पोलार कर्व के फॉर्म में हो। इसका मतलब क्या है, पोलार कर्व के फॉर्म में हो, मतलब r फंक्शन ऑफ थीटा हो, r क्या हो, फंक्शन ऑफ थीटा। ये देखो आपके पास r अगर फंक्शन ऑफ थीटा हो, जब बोला जाता है कि r फंक्शन ऑफ थीटा हो, तो फिर पता आपके पास ये लिखा जाता है l, ये लेंथ का फॉर्मूला, अल्फा टू बीटा r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये थोड़ा डिफरेंट लगता है कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है उन लोगों की कंपेयर में, क्योंकि ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए पोलार कर्व निकाल रहे हैं, क्योंकि r फंक्शन ऑफ थीटा है, r फंक्शन ऑफ थीटा है। कैसे सर, इसको कैसे करेंगे, आर फंक्शन ऑफ थीटा, ये तो आपके पास याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए क्योंकि ये क्लिक नहीं करता आपके पास, ये बस 2 बार देखने के बाद क्लिक कर जाता, बट फिर भी इसका भी अगर मैं प्रूफ की बात करूं कि मेरे को बात करना है कि पोलार कर्व क्या है, जब हम पोलार कर्व की बात करते हैं तो पता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये पोलार में जब भी कन्वर्जन की बात करते हैं यही से स्टार्ट होता है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर कोई इस लेक्चर को देख रहा है तो उसके पहले में से पोलार कोऑर्डिनेट पोलार सिस्टम पढ़ा है, मतलब इस पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको पोलार का रिप्रेजेंटेशन, पढ़ाया हूं मैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आपके पास पता है अगर r फंक्शन ऑफ थीटा हो जाए, और सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ये आपके पास ये फिगर, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है r फंक्शन ऑफ थीटा का। पता है r की वैल्यू आपके पास ले लिया जाए a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। पता आपके पास ये फिगर, आपके पास ये फिगर देखो हार्ट समान दिख रहा है, इस फिगर को मैं पहले भी यूज किया हूं, इसको बोलते हैं कार्डियोइड,
कार्डियोइड बोलते हैं आपके पास, ये दिल वाला जो हार्ट शेप का जो फिगर होता है कार्डियोइड, ये पहले भी यूज किए। आर इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा, ये सबसे फेमस आपके पास आर की वैल्यू, आर फंक्शन ऑफ थीटा है, ये आर फंक्शन ऑफ थीटा है। और अगर मैं थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा, cos 0 1 होगा, 1 प्लस 1, पता है यहाँ पे इस जगह पे कितना आएगा, पता है 2a आएगा। किसी को लिखना है कि सर इस जगह पे लिख दोगे क्या आप? हाँ, इस जगह पे लिख दूंगा मैं, इस जगह पे वैल्यू 2a आएगा ये। और अगर थीटा की वैल्यू π/2 पुट करोगे, cos 90 0 होता तो a आएगा इस जगह पे, ये a, ये डिस्टेंस a मतलब ये r की वैल्यू, यहाँ पे r इक्वल टू 2a है, ये r इक्वल टू 2a, यहाँ पे r की वैल्यू a है, r मतलब लेंथ आपके पास, ये डिस्टेंस मतलब, तो r की वैल्यू a है। अच्छा, तो थीटा π/2 पुट के, थीटा पाई पुट करोगे तो cos 180 -1 होता, -1 और +1 0 सर। इस जगह पे पता है r की वैल्यू 0 है, इस जगह पे r की वैल्यू 0 इसलिए ओरिजिन पे आ गया। अच्छा, सिमेट्रिकल कैसे आपके पास, अगर 3π/2 पुट करूंगा तो 270 पुट करूंगा, वो भी 0 आएगा तो a आ जाएगा, तो यहाँ पे भी r की वैल्यू a है। सर तो माइनस है, नहीं डिस्टेंस की बात चल रही, माइनस कहाँ से आएगा, लेंथ मतलब ओरिजिन से ये लेंथ 2a, ये लेंथ a, ये लेंथ a, तो r इक्वल टू a है। और फिर जब मैं 360 पुट करूंगा तो फिर से 2 आ जाएगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू इस जगह पे 360 भी है। थीटा की वैल्यू जैसे 3π/2 है, ये 2π 360 डिग्री, ये आपके पास कार्डियोइड का फिगर बना। अब सपोज करो कि आर फंक्शन ऑफ थीटा है। अच्छा, ये पहली बार यूज कर रहा हूं, नहीं इससे थोड़ा सा जल्दी यूज कर लिया, किसी को लग सकता है सर जल्दी जल्दी बोल दिया, आप तो बहुत आराम से पढ़ाने वाले टीचर हो। भाई जब मैं किसी चीज को 2 या 3 बार बता चुका होता और कोई मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहा है, अच्छा मैथमेटिक्स में कमांड चाहिए, तो फिर उसको सब पता रहता है मेरे बारे में कि मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये देखो आपके पास कार्डियोइड का फिगर बना, हार्ट से फिर सबसे फेमस फिगर होता है आर फंक्शन ऑफ थीटा। अब अगर मैं बोल दूं कि ये थीटा में आपके पास एक एंगल अल्फा हो गया, एक एंगल बीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू आपके पास पता है, ये अल्फा है, यहां से एंगल, ये थीटा की वैल्यू बीटा है। तो ये थीटा अगर आपके पास ये आर्क लेंथ, अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है, देखो लेंथ, ये 2 पॉइंट के बीच का लेंथ निकालना है, ये कार्डियोइड था और आर फंक्शन ऑफ थीटा था, इसका लेंथ मेरे को फाइंड आउट करना, तो कैसे होगा? अब मैं बोल रहा हूं कि देखो x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, पोलर फॉर्म में। r क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, y में आर साइन थीटा में r क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, यस सर। तो x की वैल्यू आर कॉस थीटा, ये कैसे पता चला? नहीं भैया ये तो बहुत पढ़ा चुका हूं मैं। y की वैल्यू आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म का स्टाइल है। अच्छा सर, आर फंक्शन ऑफ थीटा कैसे हो गया? मैं लिया हूं, आर अगर फंक्शन ऑफ थीटा है तो। अच्छा, आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ होगा आपके पास पैरामीट्रिक वेरिएशंस में, आप लिखोगे dx बाई डी थीटा, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, अगर x फंक्शन ऑफ थीटा है तो, y फंक्शन ऑफ थीटा है तो dy बाई डी थीटा का स्क्वायर लिखिए, देखो, और थीटा की वैल्यू अल्फा से बीटा जा रहा है, ये आपके पास हम लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले पैरामीट्रिक वेरिएशंस में, जब x फंक्शन ऑफ थीटा था, y फंक्शन ऑफ थीटा था, सही है। अब r भी फंक्शन ऑफ थीटा है तो हम क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू आर कॉस थीटा और r फंक्शन ऑफ थीटा है और y इक्वल टू आर साइन थीटा और r फंक्शन ऑफ थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, dx बाई डी थीटा क्या होगा पता है, क्योंकि ये जो r है कांस्टेंट नहीं, r अगर r कांस्टेंट रहता तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो मैं इसी में करना चालू कर देता, यही मेरा आंसर हो जाता। r अगर कांस्टेंट है और x फंक्शन ऑफ थीटा है ये, और y फंक्शन ऑफ थीटा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन x में जो r है, r cos थीटा में r फंक्शन ऑफ थीटा और y, देखो फंक्शन ऑफ थीटा cos थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा sin थीटा लिख दिया। अब इसको dx बाई डी थीटा करूंगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बाई पार्ट, f डैश थीटा cos थीटा होगा और f थीटा के साथ माइनस sin थीटा होगा, तो ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा ओके, dy बाई डी थीटा कितना आ गया, f डैश थीटा sin थीटा और f डैश थीटा cos थीटा। अच्छा, मैं अल्फा से बीटा तो था, ये पुट कर दिया dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपके पास, ये पता है, ये पूरा a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये पूरा स्क्वायर dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा। अब ये a माइनस बी है तो a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर माइनस 2ab भी करोगे आप, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab भी करोगे, माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल आउट हो गया। a का स्क्वायर किया आपके पास cos स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर किए तो sin स्क्वायर थीटा, f थीटा का स्क्वायर आपके पास f डैश थीटा था आपके पास, यहां से भी आ रहा था आपके पास f डैश थीटा का स्क्वायर, f डैश थीटा का स्क्वायर जब मैं बाहर लिया ना तो cos स्क्वायर थीटा यहां बचा, वहां पे sin स्क्वायर थीटा बचा, और f थीटा यहां पे जो आ रहा था sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहां आ गया। अच्छा, 2a भी कैंसिल आउट हो चुका है। हुआ क्या, ये f डैश थीटा का स्क्वायर यहां से आ गया और यहां पे f थीटा का स्क्वायर आ गया, जो f थीटा था यही r था, आर ही एफ थीटा था, आर ही एफ थीटा था, तो एफ थीटा का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर सर, बिल्कुल सही, ये एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर हो गया और ये डेरिवेटिव हो गया आपके पास, एफ डे थीटा क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा, इसलिए ये लेंथ का आपके पास ये फॉर्मूला बना, वेरी वेरी गुड, ये बना आपके पास आर्क लेंथ का। पता आपके पास ये कहां निकलेगा, आपके पास ये निकला था ये फिगर, ये देखो आर्क लेंथ यहां से आता निकला, ये इस जगह से इस जगह के बीच में। तो क्या होता है आपके पास कि ऐसी चीजों को हम इतना डिटेलिंग इसलिए नहीं करते
क्योंकि सर कभी कभी तो आता है, क्या ही करेंगे। तो वही बात है कि आप अपने आप को कैसे लाखों के बीच में कैसे सेपरेट करते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। अदरवाइज तो जिंदगी सभी लोग जी रहे हैं, सभी इतने एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है। कोई कितना अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करता है उस बात पर डिपेंड करता है। इतने ही केसेस बनते हैं आपके पास आर्क लेंथ के, इतने ही केसेस बनते हैं। एक बहुत सिंपल y फंक्शन ऑफ x, एक x फंक्शन ऑफ y, उतना ही चेंजेस है। एक आपके पास x में वेरिएशंस होगा, वहां पे लेंथ निकालना, एक y में वेरिएशंस होगा, वहां पे लेंथ निकालना है। एक पैरामीट्रिक आपके पास फंक्शंस के फॉर्म में लिखे हम, x फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन ऑफ t, या x फंक्शन ऑफ थीटा, y फंक्शन ऑफ थीटा। इवन 3 डायमेंशन भी हो सकता है, x y z भी हो सकते हैं। ये 2 डायमेंशन लिख रहा हूं मैं। फिर पोलार फॉर्म लिखा, जहां का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, आर स्क्वायर का एक टर्म आ गया, डी आर बाई डी थीटा, ठीक था, आर स्क्वायर का एक टर्म आ गया। और आर स्क्वायर का टर्म इसलिए भी आया, ये आर स्क्वायर का टर्म, ये देखो इसके कारण आया। तो ये हमको नहीं पता होता है। कोई बोल सकता है कि सर सच में जानना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं जानोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद कर लो आप। बट मेरा काम क्या है, मैं ऐसा नहीं पढ़ा सकता कि 4 फॉर्मूले लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकता, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए। दिस वन। अब क्या, इतना मेरे बोलने के बाद, इतना सुनने के बाद, अब आप कंफर्टेबल हो कि आर्क लेंथ में हम ये करते हैं भाई साहब। अब इसके बाद अगर आप इतना सुन लिए ना, तो कोई जब आर्क लेंथ की बात करेगा तो आप ऐसे घबराओगे भी नहीं, हड़बड़ाओगे भी नहीं, और आराम से हैंडल कर लोगे। कैसे? अब अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जांपल 1 में लेता हूं, एग्जांपल 1। अब देखो मैं सॉल्यूशंस, अब कंसेप्ट मेरा कवर हो गया। अब अगर मेरे को सॉल्यूशंस की बात करना है कि सर सॉल्यूशन की बात कर दे कि हाँ सॉल्यूशन की बात कर देते, कैसे? बोला फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ ए लाइन f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3। अगर 2x प्लस 1 है आपके पास और मेरे को आर्क लेंथ की वैल्यू अगर आपके पास चाहिए, तो आर्क लेंथ की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? l की वैल्यू लिख लेते सर, और वेरिएशंस x में हो रहा तो x इक्वल टू आपके पास a से b लिखते थे हम लोग, वही पहले तो वही लिख देता हूँ, 1 प्लस dy बाई डी एक्स। पहले मैं आराम से बातें करता हूँ, ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस के कारण यही आता है। इवन आप इसको ऐसा भी बोल देते हो कि सर x इक्वल टू a से b लिखते हैं हम लोग सर, और किसी को अगर सर dy बाई डी एक्स की जगह अगर एफ डेस x लिखने का मन कर रहा है तो भी ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है सर, एक ही बात है, ये dx है, x वेरी कर रहा है a से b। अब अगर मैं इसको अगर कंक्लूड करूं कि भैया मेरे पास क्या है x की वैल्यू, तो बोले सर पॉइंट्स पता है मेरे को, 0 से 3, बिल्कुल सही। अब आपके पास अगर एफ डेस x आपके पास या dy बाई डी एक्स, यही y है, यही y है, ये क्लियर है, यही y है, y2 x प्लस 1 है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या होगा, 1 प्लस एफ डेस एक्स करूंगा तो डेरिवेटिव कितना होगा सर, 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा सर, बस। एफ डेस एक्स की वैल्यू कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से कितना होगा एफ डेस एक्स की वैल्यू, ये एफ डेस एक्स की वैल्यू कितना होगा, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x का 2 और 1 का 0, तो 2, इसी को डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हैं, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हैं। तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और बाहर आपके पास कितना आ गया, dx आ गया। तो सर ये कितना आ गया, अंडर रूट 5, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अंडर रूट 5 कांस्टेंट वैल्यू है, और x की वैल्यू 0 से लेके कितना है, बोले सर 3, और ये dx है। अच्छा, रूट 5 के बाद dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, लिमिट कितना पुट किए सर, 0 से 3, तो आंसर कितना आ गया सर, लेंथ का आंसर आ गया 3√5, ये आपके पास आ गया ये आंसर। अच्छा, अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहता तो कैलकुलेटर यूज करके √5 की वैल्यू निकालता, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता, दिस वन, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, नहीं, यस सर। तो मेरे को वैल्यू निकालना था 0 से लेके 3 तक में, मेरे को आर्क लेंथ की वैल्यू निकालना था कि कितनी वैल्यू होगी, तो 3√5 आ रहा आपके पास, यस सर, ओके, इतना क्लियर। दूसरे में फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व आर्क लेंथ लिखा है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 और 2/3 x माइनस 1 3/2 दी है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि y लिखा हो चाहे फंक्शन ऑफ x लिखा हो, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, एक ही बात है, एक ही बात है। इसका मतलब है कि जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो कोई मेरे को dy बाई डी एक्स बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो एफ डेस एक्स ही बोल रहा है। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो 2/3 x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो 3/2 सामने आ गया, और x माइनस 1 3/2 माइनस 1 हो गया, इसका मतलब 3/2 से कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं dy बाई डी एक्स बोलूँ या एफ डेस एक्स बोलूँ, मैं बार बार दोनों इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को थोड़ा भी डाउट रहे। 3/2 कैंसिल आउट हो गया सर, ये 2/3 था, 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 3/2 माइनस 1 था तो 1/2 आ गया सर। इसका मतलब है कि सर ये तो x माइनस 1 की पावर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यस। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स एफ डेस एक्स का स्क्वायर बोल दूं, एफ डेस एक्स का स्क्वायर बोल दूं, मतलब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर बोल दूं,
कितना होगा जब स्क्वायर करूंगा तो सर 1/2 हट जाएगा, x-1 बचेगा सर, x-1 बचा। अच्छा अब मेरे को आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखना है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला तो मैं लिख ही सकता हूँ कि लेंथ की वैल्यू सर x में वेरिएशन सर x=a/b 1 + dy/dx। बार बार मैं दोनों चीज इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को करना चाहिए ऐसे टीचर, मेरे को एक स्टूडेंट को जितना ईज हो सकता है उतनी ईज की बात करना चाहिए। कभी कभी इस चक्कर में मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, बट आई डोंट केयर फॉर दिस टाइम, कि टाइम मेरे को लग गया करके। अब देखो आपके पास लेंथ की वैल्यू आपके पास, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था सर 0 to 1। अभी एक्स में वेरिएशन चल रहा है आपके पास 0 to 1, 1 + dy/dx², 1 + dy/dx का स्क्वायर, या f(x) का स्क्वायर x-1 था, x-1 था, dx था। हम ध्यान से देखें कि अंडर रूट के अंदर में 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या बचा कि x की वैल्यू 0 से 1 बचा, यस सर, और ये अंडर रूट x बचा। अब अंडर रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 + 1, और नीचे भी 1/2 + 1, और लिमिट आपके पास 1 to 0। इसका मतलब है कि ये बचा x की पावर 3/2, नीचे भी बचा 3/2, लिमिट पुट किया आपके पास ऊपर 1 नीचे 0, इसका मतलब 2/3 जो ऊपर नीचे का था ऊपर चला गया, और ये 1 की पावर 3/2 कर दिया अपन, माइनस 0 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2 0 हो गया, 1 की पावर 3/2 1 हो गया। आंसर विल बी सर 2/3 इज द आंसर। ये आंसर है सर, 2/3 इज द आंसर। ये सिंपल लेंथ का आंसर निकल गया, ये 2/3, कुछ इशू नहीं। तो आप देखिए कि यस सर ये तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं, फंक्शन को बस आपको सॉल्व करना है, बस आपको पता होना चाहिए था कि लेंथ ऑफ कर्व आपके पास फाइंड आउट करना, और ये आपके पास क्वेश्चन सर यहाँ पे दिया था आपके पास, तो ऑलरेडी हमारे पास निकल गया। ठीक है, तो लेंथ का आंसर निकल गया आपके पास, कितना निकला था 2/3, 2/3 इज द आंसर। ये आपके पास बोला गया, आपके पास एग्जांपल नंबर 3, इफ f(x) इज इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है भैया, इफ y = f(x) passes through 1 1 1, 1, इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, x और y की वैल्यू दी है कि अगर y = f(x) जो भी फंक्शंस होगा वो पास हो रहा होगा इस पॉइंट से, तो x1 होगा तो y भी 1 होगा, एंड इट इज ए लेंथ ऑफ द कर्व। इसका मतलब है मेरे को लेंथ दे दिया, मेरे को फंक्शन निकालने को बोला है, तो गुड क्वेश्चन हो गया, बेसिक गुड हो गया कि मेरे को अपोजिट दे दिया आपके पास। कैसे अपोजिट दे दिया, मेरे को बोला है कि भैया लेंथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ना वो फाइंड आउट करो। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा तो इज गुड, x की वैल्यू 1 से 2 वेरी कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर ऐसा आपके पास है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सर लेंथ का फॉर्मूला तो मेरे को पता ही है, x की वैल्यू a से b 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, अगर x वेरी कर रहा है तो ये f(x) भी लिख सकते हो, और ये dx जानते हो आप, x = a to b। बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं सेम चीज को, इसलिए क्योंकि जस्ट आपको आइडिया रहे कि आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, जैसा आपको लिखते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो dy/dx की वैल्यू कितना है, dy/dx की वैल्यू नहीं, dy/dx के स्क्वायर की वैल्यू कितना है, या f(x) के स्क्वायर की वैल्यू कितना है, बोले सर ये है क्या 1/4x², बिल्कुल सही है। तो dy/dx कितना निकलेगा, अच्छा dy/dx या f(x) कितना निकलेगा, यस, तो dy/dx या f(x) कितना निकल गया, बोले सर f(x) इतना निकल गया, या dy/dx इतना निकल गया, क्या 1/2x सर, 1/2x। ये अगर dy/dx इतना निकल गया, तो अगर मैं बोलूं कि ये dy है आपके पास और ये आपके पास 1/2x dx है, अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं तो ये dy का y आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करूं 1/2x dx, और एक कांस्टेंट c आ जाएगा, तो y कितना आ गया, या f ऑफ फंक्शन ऑफ x कितना आ गया 1/2 ln x, 1/2x तो ln x आ गया, और एक कांस्टेंट c आ गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास आंसर आ चुका है कि y = आ चुका है 1/2 ln x + c। अब मेरे को पॉइंट्स गिवन थे, पता आपके पास क्या पॉइंट्स गिवन थे, कि ये जो कर्व है ये कहां से पास हो रहा है पता है, पासेस थ्रू 1, 1, मतलब x = 1 पे, x = 1 पे y भी 1 है, ये मतलब होता है इसका। तो अगर मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू निकालना तो मैं निकाल सकता हूँ, ये इसलिए दिया था कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको आप, y की वैल्यू 1, x = 1 पे, y की वैल्यू 1, x = 1 पे, x = 1 तो 1/2 ln 1 और प्लस c, तो ln 1 0 हो गया, तो 1 = 0 + c, सर c की वैल्यू 1 आ गया। अगर c की वैल्यू 1 आ गया तो नया पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि सर y या फंक्शन ऑफ x कितना आ गया, प्लस 1/2 ln x प्लस c की वैल्यू 1 आ गया, ये आंसर, ये मेरे पास आंसर। अब इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इस y को
फंक्शन ऑफ एक्स को 1/2 को अगर मैं उधर ले जा लूँ तो ln x की पावर 1/2 + 1, ये भी एक आंसर हो सकता है। y फंक्शन ऑफ x है, ln √x हो गया, √x + 1, ये एक आंसर ऐसा लिखा हो सकता है। ऐसा लिखा हो सकता है कि ln √x है, 1 को क्या लिख सकते हैं आप, ln e कर सकते हैं, और ln e 2.718, तो ln e √x, ये भी मेरे पास हो सकता है। तो ln xy, तो ln x + ln y, सही है एकदम, यस। y फंक्शन ऑफ x, तो आंसर की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। ये सब आपके पास आंसर का स्टाइल हो सकता है कि किसी को कैसे आंसर चाहिए, सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर की लिखने की, कि किसी को कैसे आंसर लिखना है करके। ये सब सही है, सब सही है। आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिए, बिकॉज पासेस थ्रू वहां से पास हो रहा था तो निकल गया, इट्स ओके। तो कोई अगर ऐसा बोल रहा हो और आपको लेंथ का फॉर्मूला दे दिया तो आप, मेरे को नहीं लगता कि कोई टफ होगा, मैनेज कर सकते हैं आप। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ, आपके पास कर्व दिया और आर की वैल्यू a × 1 + cos थीटा दिया, बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 to पाई आपके पास, ठीक है। अगर मेरे को दे दिया आपके पास कि आर आपके पास इतना है, आर फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू इतना आपके पास हो रहा है, तो ये तो दिख रहा है कि आर फंक्शन ऑफ थीटा है। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो कंसेप्ट है लेंथ आर्क का, वो पोलर पोलर वाले फॉर्म पे होगा। इसको अगेन मैं गुड बोलूंगा, इसको मैं अगेन गुड बोलूंगा, अगले पेज में हो सकता है यहाँ लिखा हो। तो मैं बोलता हूँ आपके पास कि आर अगर आपके पास ऐसा गिवन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आर अगर आपके पास ऐसा गिवन है कि a × 1 + cos थीटा है, इसका मतलब पता क्या है, आर क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, ये मतलब होता है आर फंक्शन ऑफ थीटा। फिर बता आपके पास क्या लिखते थे, x = r cos थीटा लिखते थे अपन, x = r cos थीटा, और r फंक्शन ऑफ थीटा है और ये cos थीटा हो गया। और पता है y आपके पास क्या होता था, r sin थीटा, r क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा, और ये sin थीटा। पता है लेंथ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है पैरामीट्रिक वेरिएशन केस में, dx/d थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस dy/d थीटा का होल स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला जब हम डिराइव किए थे, और बाहर d थीटा, क्या चीज लिखना भूल गया अपन सर, इंडिकेशन लगाना भूल गए, बिल्कुल सही। क्या होगा आपके पास, थीटा की वैल्यू सर, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक, ये अल्फा से बीटा भी लिख सकते हो। फिर जब हम इसको सॉल्व किए थे कि dx/d थीटा आपके पास ये था, फिर इसको सॉल्व किए थे, तो पता ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या बन गया था, पता है आपके पास ये फॉर्मूला बन क्या गया था, ये बन गया था थीटा की वैल्यू अल्फा से लेके बीटा तक, ये बन गया था फॉर्मूला r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर, और d थीटा, ये बना था फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से बना था ये। अब dr/d थीटा आपके पास और ये r² आपके पास यही था, और थीटा की वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू पाई है, देख रहे हैं आपके पास, यस। अब r² की वैल्यू कितना होगा, तो r की वैल्यू कितना आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए कि आपके पास अगर मेरे को लिखना है तो r² है और r की वैल्यू a × 1 + cos थीटा है, a × 1 + cos थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, ये r का स्क्वायर हो गया। अच्छा dr/d थीटा क्या होगा, अगर मैं बोलूँ dr/d थीटा, तब r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, a का 0, a cos थीटा का sin थीटा, तो -a sin थीटा आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है, तो -a sin थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। आप देखना ध्यान से, यही आपके पास लेंथ है। अब लेंथ अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, बाद में आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से पाई को यूज कर लेना, अंडर रूट के अंदर में ये कितना हो गया सर, a² हो गया 1 + cos² थीटा, यस सर, a + b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा, बिल्कुल सही है, a² हो गया प्लस ये a² sin² थीटा हो गया, a² sin² थीटा हो गया। अच्छा d थीटा है यहाँ पे, यस सर d थीटा लिख के रखे रहो भैया। अब देखो a² sin² थीटा, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो a² cos² थीटा है, तो लेंथ आपके पास कितना आ रहा है, थीटा = 0 to पाई, अंडर रूट के अंदर आपके पास जो a² है, ये तो a² के साथ एक अलग से a² आ गया, a² जो cos² थीटा है, आप इसके साथ मर्ज कर सकते हो, a² cos थीटा और a² sin² थीटा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यस ऐसे होगा, और a² तो 2a² cos थीटा, इतना आपके पास आ रहा है। तो अब लेंथ का फॉर्मूला जब मैं लिखना चालू किया कि थीटा = 0 to पाई, ये अपन लिखते हैं, मैनेज करते हैं अपन, a² आ गया तो 1 आ गया, तो a² आ गया और ये भी a² आ गया,
और ये कितना आ गया सर 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और ये डी थीटा, सर ये आपके पास है डी थीटा, ठीक। यस, अब देखो ये भी 2a स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अगर सॉल्व करना है तो l की वैल्यू आ रहा है आपके पास, बेसिक मैथ से यार, इसके बाद बेसिक मैथ सब चल रहा है। ये 2a स्क्वायर है और वो भी 2a स्क्वायर है कॉस थीटा के साथ में, ठीक है। 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर में 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन, तो सर 1 प्लस कॉस थीटा बचा, डी थीटा बचा। अच्छा, अब मेरे को लगता है कि जब 1 प्लस कॉस थीटा की जब बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे होता है। यस सर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो cos 2 थीटा प्लस 1 वाला आ रहा है, इसी को मैं मैनेज करूंगा और cos थीटा लिख दूंगा। तो cos थीटा लिखूंगा तो कितना आएगा पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और 1 इधर गया तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 प्लस कॉस थीटा की जगह। इसका मतलब है अगले पेज में जब मैं लेंथ का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक है, अंडर रूट के अंदर क्या था सर, 2a स्क्वायर कॉमन था, हाँ, और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ चुका अब सर, ये आ चुका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 सर, बाहर डी थीटा। अच्छा 2 2 4, तो 4 का बाहर आ गया आपके पास, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, 2 बाहर आ गया, ये 4 हो गया, तो a बाहर आ गया, इतना आ गया cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos थीटा बाई 2 बाहर आ गया, इतना आ गया सर डी थीटा। ये इतना दिख रहा है आपके पास। अब cos थीटा का मैं आपके पास वैल्यू, ये तो थीटा बाई 2 को मैं पुट कर लूँ आपके पास, इंटीग्रेशन करना है मेरे को। अब आपके पास चॉइस होती है कि थीटा बाई 2 को मैं 5 पुट कर लिया, ये 5 पुट कर लिया, तो थीटा बाई 2 को 5 अगर मैं पुट कर लिया तो फिर 5 का आपके पास 2a तो बाहर आ गया। अब थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 5 भी 0 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई पुट करोगे तो 5 की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 की वैल्यू, और ये आ गया cos 5, cos 5, और डी थीटा की जगह कितना आ गया सर, डी थीटा की जगह आ गया 2d5, तो ये आ गया 2d5, इतना आ गया, तो ये आपके पास आ गया 4a। यस सर, तो लेंथ का आपके पास रिजल्ट आ गया 4a, cos 5 का इंटीग्रेशन कितना हो गया सर, sin 5 इंटीग्रेशन लिमिट, यस सर 5 बाई 2 और 0, तो 4a sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है, तो 4a 1 माइनस 0, आंसर विल बी 4 है। तो कभी कभी ऐसी चीज से इंसान इसलिए डर जाता है क्योंकि उसका मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता था, cos थीटा बाई 2 को sin थीटा बाई 2 लिख देता, डिवाइड बाई फिर 1 बाई 2 भी नीचे कर देता, इंटीग्रेट तो डायरेक्ट भी कर सकता था। मैं आसान इजी करने का चक्कर रहता है कि थीटा बाई 2 को 5 लिखो नहीं यार, आसान कर दो, जो थीटा की लिमिट है वो 5 की लिमिट बना दो और फिर नॉर्मली सॉल्व कर लो, तो आंसर कितना आ गया 4a आ गया। आपको लग सकता है कि 2-3-4 पेजेस अपन लिखने में लगा दिए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म तो आना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो फिर आप एक अच्छे इंजीनियर कैसे होंगे कि सर मैं तो 1 प्लस कॉस थीटा हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप किसी को ऐसा बोल दो कि सर मैं तो 1 प्लस कॉस थीटा हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो वो बोलेगा यार ये क्या बात हुई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व x इक्वल टू a t माइनस साइन टी है, y की वैल्यू इतना है, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए यार, कॉमा, y की वैल्यू a इंटू 1 माइनस कॉस टी है, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 2 पाई है। तो ये तो कंसेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गया, अगले पेज में है अपने पास। तो ये आपके पास अगर मैं बोलूँ तो ये कंसेप्ट ऑफ क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गया आपके पास, कंसेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गया। अब आपको पता है कि x की वैल्यू इतनी है आपके पास, x फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, तो पैरामीट्रिक आपके पास फंक्शंस के केस में जब हम बात करते हैं तो फिर मेरे को क्लियर रहना चाहिए कि सर मैं dx बाई dt निकाल के रख लेता हूँ, हाँ dx बाई dt निकाल के रख ले, जरूरत पड़ेगी। तो dx बाई dt कितना होगा सर, dx बाई dt जो होगा, a बाहर है, t का 1 हो जाएगा, माइनस साइन t का कितना हो जाएगा cos t, तो 1 माइनस cos t हो गया सर। अच्छा,
डी वाई बाई डी टी कितना होगा, डी वाई बाई डी टी, हाँ सर डी वाई बाई डी टी होगा आपके पास ए 1 का 0 माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, तो प्लस हो गया, ये प्लस साइन टी हो गया, इसका मतलब ए साइन टी आ गया, ए साइन टी आ गया बस। तो डी वाई बाई डी टी इतना आ गया, डी एक्स बाई डी टी इतना आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो लेंथ की वैल्यू होगी आपके पास टी इक्वल टू ए टू बी लिखते हैं हम लोग, तो टी इक्वल टू 0 से 2 पाई लिख दूंगा, ए से बी था आपके पास, टी की वैल्यू 0 से 2 पाई, रेडियन होगा 2 पाई। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट में अपन लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर, पैरामीट्रिक वेरिएशंस का रिजल्ट, और डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये थीटा भी हो सकता था बिल्कुल, और ये डी टी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो एल का रिजल्ट जो आ गया टी की वैल्यू 0 से 2 पाई डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी कितना था, ए इंटू 1 माइनस कॉस टी था, तो ए का स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी आ गया, और माइनस 2 कॉस टी आ गया, माइनस 2 कॉस टी, ये आ गया ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ये तो सर थोड़ी देर पहले जैसा आ रहा था वैसे ही आ रहा था, आने तो क्या फर्क पड़ता है। ये लेंथ आपके पास हम फाइंड आउट करने वाले हैं पैरामीट्रिक वेरिएशंस में, तो ठीक है लेंथ के लिए हम लिख लेते फिर से, कोई इशू तो है नहीं। टी की वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई, अंडर रूट के अंदर में क्या है, बोले सर ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर, एक टर्म ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आ रहा है, यस सही बात है, एक टर्म तो यही आया कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी वहां से, और एक आ रहा है सर माइनस 2a स्क्वायर कॉस टी, और बाहर डी टी, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि कितना हुआ आपके पास टी इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, अच्छे से देखना देना आप, अच्छे से देखते रहिएगा आप, ये ए स्क्वायर हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 2a स्क्वायर कॉस टी आ गया, पता है 2a स्क्वायर आपके पास टी की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई, अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी और डी टी, यस। अब मैं बोलता हूँ कि देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर रिजल्ट आपके पास कॉस 2 थीटा वाला आपके पास कौन सा रिजल्ट लगना चाहिए पता आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों पता आपके पास, अगर मैं बोल दूँ कि ये कॉस टी इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा की जगह टी है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 होगा, यस सर। अब अगर मैं बोल दूँ कि देखो ये इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो 1 माइनस कॉस टी का रिजल्ट कितना आ गया, 1 माइनस कॉस टी का रिजल्ट आ गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल के पूरे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी इतनी सब चीजें ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर आपका मैथमेटिकल अप्रोच ही अच्छा नहीं है, आप मैथमेटिकली अच्छे ही नहीं है, तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो आप फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फंसोगे आप। क्या हुआ आपके पास सर, ये 2a स्क्वायर था, हाँ, और 1 माइनस कॉस टी कितना हो गया सर, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो गया, बाहर डी टी है बिल्कुल, तो क्या हो गया आपके पास सर 2 और 2 4, तो टी की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, 4 आपके पास मतलब 2 बाहर, ए बाहर, और साइन टी बाई 2। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि यार ऐसी चीज को तो आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या, टी बाई 2 को आपके पास आप लिख लो, टी बाई 2 को आपके पास आपको अगर लिखना है तो पी लिख लिया, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया 2 डी पी आ गया, तो यहाँ पे जो टी का लिमिट था वो पी का लिमिट बन गया, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 0 पे पी 0, टी इक्वल टू 2 पाई पे ये पी की वैल्यू पाई हो गई, ये 2a था, और ये साइन टी बाई 2 की जगह साइन पी आ गया, और डी टी की जगह आ गया 2 डी पी, तो 2 और 2 4a आ गया, यस सर। तो लेंथ की वैल्यू आ गई आपके पास 4a बाहर, पी की वैल्यू 0 से लेके पाई, हाँ सर पी की वैल्यू 0 से लेके पाई, और साइन पी डी पी आ गया, साइन पी डी पी, पता आपके पास ये 4a था, साइन पी का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस कॉस पी, लिमिट पाई और 0, तो 4a कॉस 180 तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, तो 4a कॉस पाई माइनस 1 होता, पहले से माइनस है तो प्लस 1 हो गया, और ये 1 हो गया, पता आंसर 8a आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसका पहले वाले का आंसर 4a था तो इसका भी आंसर 4a होगा, 8a आंसर है इसका लेंथ, ये देखो आपके पास, ये अगेन गुड क्वेश्चन। ये आपका बेसिक मैथ्स है, तो हम 11 12th में इंटीग्रेशन करते थे, तो वही वाला इंटीग्रेशन में परफॉर्म कर लेता हूँ कि जो भी आपको दिखता है मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ आसान करने के लिए, और वेरिएबल कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ।
अब देखो EAC 2022 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, EAC 2022 का क्वेश्चन। क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 290 आपके पास, इसका मतलब जब से कैलकुलस चल रहा होगा 290 नंबर पे पहुंच गए, कैलकुलस का 290 नंबर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कर्व x इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू 2 sin क्यूब थीटा। देखो r की वैल्यू फिक्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 फिक्स है आपके पास, ये देखो 2 फिक्स है, तो x फंक्शन ऑफ थीटा ही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो x आपके पास फंक्शन ऑफ थीटा ही है और y भी फंक्शन ऑफ थीटा है, ये देखो आपके पास। यस सर, और थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 से π/2 है। यस, तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, लेंथ का रिजल्ट क्या होगा? लेंथ का रिजल्ट होगा सर थीटा की वैल्यू अल्फा से लेके बीटा, बाद में लिख देंगे अपन अल्फा और बीटा क्या है, और अंडर रूट सर पैरामीट्रिक वेरिएशन पे बेस है क्वेश्चन, तो dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये और ये डी थीटा, बस सिंपल पैरामीट्रिक वेरिएशन पे बेस है। 2022 का क्वेश्चन, पैरामीट्रिक वेरिएशन। बट x की वैल्यू क्या है, तो हम सॉल्व फिर करना पड़ेगा कि सर dx बाई डी थीटा तो निकालना पड़ेगा आपको। x इक्वल टू क्या है, बोले सर 2 cos क्यूब थीटा है। अच्छा, तो dx बाई डी थीटा कितना हो गया सर? dx बाई डी थीटा हो गया 3, सामने चले गया तो 6 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इतना आ गया सर। इसका मतलब है कि dx बाई डी थीटा आ गया -6 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। पता है किसकी वैल्यू आ गई सर? dx बाई डी थीटा की वैल्यू। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा अगर ऐसा है तो बताओ y की वैल्यू कितना है सर? y की वैल्यू है सर 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा। तो बताओ dy बाई डी थीटा कितना होगा सर? dy बाई डी थीटा की वैल्यू होगी 3, सामने आ गया तो 6 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये आ गया सर 6 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया dy बाई डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, एक तो dy बाई डी थीटा आ गया, एक तो dx बाई डी थीटा आ गया, दोनों वैल्यू मेरे को पुट करना है। तो लेंथ की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितना दिया था अल्फा से बीटा सर? 0 से π/2, थीटा था अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू π/2। मैं बोल रहा हूँ dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है भैया, इसका होल स्क्वायर करो 36 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर का कॉस की पावर 4। ठीक है, दूसरा वाला करो सर 36 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4, और बाहर क्या है डी थीटा। अगर आप ध्यान से कॉमन निकालो तो क्या दिखेगा? अगर आप कॉमन निकालो तो क्या दिखेगा सर? थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 है, वहां तक तो ठीक है सर। 36 कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर कॉस थीटा तो 6 निकला, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है, साइन थीटा निकला, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में है तो कॉस थीटा निकला। पता ब्रैकेट में क्या बचा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकला, तो ब्रैकेट में बचा, पहले में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकला, तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया बिल्कुल, और ये था डी थीटा। ओके, इसका मतलब है कि लेंथ का रिजल्ट जब आप लिखने जा रहे हो तो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया सर? यहाँ पे आ गया है थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2, 6 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ, और अंडर रूट की वैल्यू तो 1 हो गई, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गई। अब 6 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको भी बड़े आराम से कर सकते हो आप। चाहो तो कॉस थीटा को आपके पास 5 मान लो, तो कॉस थीटा को 5 मान लोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, आपके पास तरीका कुछ भी हो सकता है। साइन 2 थीटा कितना होता है सर? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, बिल्कुल, मतलब कुछ भी तरीका यूज कर सकते हो। तो सर 6 साइन थीटा, तो आपके पास अगर मैं बोल दूँ 2 साइन थीटा, तो 2 यहाँ से चला गया तो 3 बचा, तो लेंथ की वैल्यू हो गई आपके पास 3, और 3 तो 6 को 3 इंटू 2 लिख लिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया सर? ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब सर साइन 2 थीटा सर। अच्छा, मैं इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकता था अभी, ये साइन 2 थीटा हो गया, ये साइन 2 थीटा डी थीटा। मैं वो तरीके से, मैं साइन थीटा को भी अगर 5 मानता तो फिर कॉस थीटा डी थीटा करके भी हो सकता था, मतलब कुछ भी तरीका हो सकता था, मतलब मैं एज्यूम भी ऐसा भी कर सकता था यहाँ से कि मैं साइन थीटा को 5 मान लेता, ये 5, तो पता क्या होता है कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है पता? d5। तो कॉस थीटा डी थीटा हट के d5 बन जाता और साइन थीटा का आपके पास 5 आ जाता, और फिर मैं लिमिट पुट करता 0 और फिर π/2 पुट करता तो 1 आ जाता, तो मेरे पास ऐसा भी बन सकता, ऐसा भी बन सकता था। ऐसे करने में क्या होता पता है, ये लेंथ का रिजल्ट दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। थीटा 0 पुट करता तो 0 आता,
फाई की वैल्यू और पाई बाय 2 पुट करता तो 1 आ जाता। यस 1 आ जाता, हाँ। और 6 तो था, साइन थीटा 5 था तो 6 5 होता, और कॉस थीटा डी 5 होता। कितना आ जाता 6 और 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1। आंसर कितना है पता, 3.0 आंसर। अब चलो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, चलो वैसा सॉल्व करते तो वहां से 3 आ जाता है, यहाँ से सॉल्व करते साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को लिख सकते हो माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, या फिर 2 थीटा को आप 5 पुट कर लो। तो 2 थीटा को 5 पुट करोगे तो डी थीटा कितना आएगा, तो d5/2। तो एल की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और ये 5 की वैल्यू जब 0 पुट किए तो 0 आया, और पाई बाई 2 पुट किए तो पाई आया, तो 0 to पाई आ गया। और साइन 2 थीटा कितना हो गया, साइन 5 हो गया ये। और डी थीटा की वैल्यू कितना हो गया, d5/2 आ गया, 2 से 2, अच्छा 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो d5/2 आ गया, तो 3/2 बाहर आ गया। अच्छा साइन 5 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5, लिमिट पाई से 0, तो 3/2 कॉस 180, माइनस 1 होता पहले से माइनस है तो प्लस 1 हो गया, और लोअर लिमिट का प्लस और कॉस 0 1, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 आंसर। तो कोई भी तरीका हो सकता है आपके पास, आपको क्लियर रहना चाहिए कि मेरे लिए बहुत आसान है, मतलब आपके लिए आसान है। मतलब आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे तो भी 3 आ जाता, थोड़ा जल्दी आ जाता है यहाँ से आप सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मतलब ज्यादा मतलब थोड़ा ही ज्यादा टाइम लगा, आंसर विल बी 3। यस सर, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अच्छा उनको चेक क्या करना है, उनको 2 चीज चेक करना है कि आपको आर्क लेंथ आता है कि नहीं, पहला। दूसरा चीज है कि आपको अच्छा मैथ्स आता है कि नहीं, 2 चीज उनको चेक करना था, दोनों चीज वो चेक कर लिए, हम आंसर भी दे दिए। यस सर। अब ये 2008 आईआईएससी बेंगलोर का आपके पास गेट का क्वेश्चन, 2008 का, बोला कि द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू, ये फाइंड आउट कर लो, 291 क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2/3 x 3/2 बिटवीन x इक्वल टू 0 to 1। जब आपके पास बोला है कि ये आपके पास x इक्वल टू 0 to 1 है, x की वैल्यू 0 to 1 दी है, 0 to 1, तो ये आपके पास तो x वेरिएशंस है, और आपके पास ये y है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये dy/dx कितना होगा, क्योंकि x का वेरिएशन है तो dy/dx क्या होगा, f(x) यही होता है, f(x) इसी को बोलते हो आप। कितना हो गया, बोलिए सर 2/3 के सामने आ गया 3/2, और x 3/2 माइनस 1 किए तो 1/2 आ गया, बिल्कुल सही बात। तो ये आ गया dy/dx इक्वल टू √x आ गया, f(x) की वैल्यू आ गई √x, देखो √x आ गया, ये आ गया √x। यस सर। अच्छा अब लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बोले जब लेंथ की फॉर्मूले की बात करते हैं तो x की वैल्यू a to b लिख लेते हैं अपन, अच्छा लगता है पूरा फॉर्मूला मैं आपके लिए बार बार लिखता हूँ, dy/dx का होल स्क्वायर। अच्छा dx/dy कब होगा, जब x फंक्शन ऑफ y होगा, अभी तो y फंक्शन ऑफ x ही था। ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, बोली 0 to 1, वेरी सिंपल, 1 प्लस dy/dx था, dy/dx के लिए कितना है √x, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, और ये dx है। अच्छा 1 प्लस एक्स अंडर रूट है, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 1 प्लस एक्स को आप कुछ एज्यूम कर लो, कि 1 प्लस एक्स को मैं एज्यूम कर लूँ, टी एज्यूम कर लेता हूँ, चलो टी एज्यूम कर लिए, तो पता टी एज्यूम कर लिया तो x 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 1 आएगी भाई साहब, और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो टी की वैल्यू 2 आएगी, और 1 प्लस एक्स ये dx इक्वल टू कितना आ रहा है, dt आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स कितना आ गया, t आ गया, तो ये √t आ गया, और dx की जगह dt आ गया, लिमिट चेंज हो चुकी है लेकिन। अच्छा अब l का आंसर लिखना है मेरे को, l का आंसर लिखना है, लिमिट चेंज हो गई, यस सर, √t का t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये आएगा, और लिमिट कितना है सर, 2 है और एक 1 है, तो सर 2/3 तो बाहर आ गया, जब 2 की वैल्यू पुट की तो 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, बेसिक मैथ्स, लेंथ निकालना था, 2/3 तो था बाहर, अब 2 की पावर 3/2 तो 2 की पावर 1.5, कैलकुलेटर की हेल्प लेना पड़ेगा, 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही आएगा, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ, ये 2/3 है, ये 2 की पावर 1.5 कर लेता हूँ, कर लूँ, यस 2 की पावर 1.5 कर लो आप, कि 2 की पावर 1.5, ये 2.828 आ रहा है, 2.828 आ रहा है, -1, तो -1 कर देते हैं तो 1.828 आ गया, तो 2/3 इंटू 1.828 ऐसा आ रहा है, इंटू 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, 1.218, तो L की वैल्यू आ रहा है 1.2189, ऐसा करके आंसर आ रहा है, तो 1.2189 आपके पास ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन होगा तो, नहीं तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा 1.218, ये 1.22, 1.22, तो आंसर इज 1.22, आंसर इज 1.22, डी आंसर दिल्ली, यस सिंपली सॉल्व, कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था, आपको बस देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया।
गेट का क्वेश्चन था, ठीक है, कर लिए। 2015 का क्वेश्चन, आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन ले रहे हैं 2015 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन। इसका मतलब क्वेश्चन आते, अरे आते तभी तो पढ़ा रहा, नहीं तो आते नहीं तो क्वेश्चन क्यों लेता। कंसिडर ए स्पेशियल कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज गिवन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म बाय एक्स ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी है, वाई ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी, जेड ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी, और टी 0 से पाई बाय 2 द लेंथ ऑफ द कर्व। अच्छा, मैं आपको बोला था कि अगर पैरामेट्रिक वेरिएशंस है तो आपके पास लेंथ का फॉर्मूला कितना था, एक्स टाइम आपके पास है तो टाइम की वैल्यू ए से बी। हम बोल रहे थे कि अगर एक्स फंक्शन ऑफ वाई है तो डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये लिख रहे थे अपन, और ये डी टी। अब यहाँ पे आपके पास ये बोल सकते हो कि 2 डायमेंशन है, अगर ये 3 डायमेंशन दिया हो तो क्या लिखेंगे लेंथ का पैरामेट्रिक वेरिएशंस में, ए टू बी टी की वैल्यू अंडर रूट में डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, यस, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, और सर डी जेड बाई डी टी इसका भी होल स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन हो गया, और क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है, ये 3 डायमेंशन हो गया। ये मेरे को नहीं लगता इसमें कोई इशू होना चाहिए किसी को। 3 डायमेंशन लिख लिया, 2 डायमेंशन, अब फॉर्मूला लिखे तो 3 डायमेंशन लिख लिया। ये टाइम की जगह टी की जगह थीटा भी हो सकता था, यस सर। अब एक्स टी की वैल्यू ये है तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, ये भी बड़ा सिंपल है, साइन टी का कितना होगा, कॉस टी, ठीक है, लिख दिए सर। अच्छा, डी बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी कितना होगा, 2 बाई टी, 30 का 1 होता है तो 2 बाई पाई बचा बस। अच्छा, तो लेंथ आपके पास हम सॉल्व करें अब, यस सर। तो लेंथ आपके पास हो गया, टाइम की वैल्यू 0 ए से बी है तो 0 से लेके पाई बाई 2 टाइम की वैल्यू, ये फॉर्मूले में डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर है तो माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, मैं अच्छे से लिखने के कारण थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ, कॉस टी का होल स्क्वायर, तो कॉस टी का स्क्वायर, और 2 बाई पाई का होल स्क्वायर, यस, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। लेंथ आप लिखने ही वाले हो, टी इक्वल टू 0 से लेके कितना है, पाई बाई 2। अच्छा, पहला टर्म क्या है सर, साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी तो 1 हो गया, यस, और लास्ट टर्म कितना है, 2 बाई पाई का होल स्क्वायर, तो 2 बाई पाई का होल स्क्वायर है तो आप 4 बाई पाई का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर, 4 अपॉन पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, ये हो गया डी टी। मेरे पास लेंथ का फॉर्मूला हो गया क्या, टी इक्वल टू 0 से लेके कितना था, पाई बाई 2, अंडर रूट कितना आ गया, 1 प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये तो सिंपल कांस्टेंट टर्म है, यस सर, डी टी। आप चाहो तो आपके पास लेंथ का फॉर्मूला आपके पास आ गया, 1 अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये सिंपली 4 अपॉन पाई स्क्वायर एक ही बात है, आपको इसी को लिखना है तो, और डी टी का टी आ गया, लिमिट कितना हो गया, 0 से पाई बाई 2। अच्छा, ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस पाई का स्क्वायर, बाहर पाई स्क्वायर का पाई हो गया, यहाँ पे आ गया पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर आ गया, अगर 2 को मैं अंदर ले जाता तो 2 का स्क्वायर 4 के साथ जाता तो 1 आ जाता, और पाई के साथ जाता तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाता, ऐसे आता आपके पास, देखो जो 2 आया आपके पास अंडर रूट में जाता तो 4 के साथ जाता, तो ये 4 बाई 4 1 और पाई स्क्वायर बाई 4 तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था 2015 का, तो अपन पाई बाई 4 का स्क्वायर कर लेते, फिर 1 कर लेते, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर कर लेते अपन, 3.14 डिवाइड बाई 4, इसका स्क्वायर कर लो, तो ये आ गया 1 प्लस इसका स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.616, 0.616 प्लस 1 हो गया, ये आ गया अंडर रूट में, आंसर डालो, ये आ रहा 1.27, तो लेंथ का आंसर आ गया 1.27, क्या आंसर 1.27 लेंथ का आंसर। तो गड़बड़ तो नहीं किया, मेरे पास लिखा होगा तो मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब आंसर तो कुछ इशू आना नहीं चाहिए, बट फिर भी 1.2, आंसर मेरे पास कुछ गलत लिख रहा है, पाई लिमिट कितना था, पाई बाई 2 तो था मेरे पास, आंसर तो लिखा हुआ पाई बाई 2।
4 प्लस पाई स्क्वायर, तो पाई बाहर निकला तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 बाहर था तो अंदर ले गए अपन। पाई बाई, अच्छा पाई स्क्वायर बाई 4 था तो पाई बाई 2 का स्क्वायर हुआ ना, वहाँ गड़बड़ कर दिया अपन। पाई बाई 4 का होल स्क्वायर थोड़ी हुआ, पाई स्क्वायर बाई 4 हुआ वो, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। एक मिस्टेक की अपन, देखो ऐसा मिस्टेक एग्जाम में होता तो कितना अखरता होगा, मतलब कितना अखरता होगा, ऐसा बेसिक मिस्टेक की। पाई स्क्वायर बाई 4 था तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टेक देख रहे हो, इतना भारी मिस्टेक, 3.14 डिवाइड बाई 2 1.71, इसका स्क्वायर किए तो 2.46 होगा। यह है 2.4649 प्लस 1 किए 3.46 आया, फिर अंडर रूट में आंसर डाले 1.86 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये गलत था, 1.86 आंसर था, 1.86 आंसर था, 1.8614, 1.86 था। तो देखो इतनी छोटी सी चीज़ों में मिस्टेक हो सकता है। पूरा सॉल्व किया पर सब कुछ कंसेप्ट अच्छा था। ये 2 को जब ले गए तो पाई स्क्वायर बाई 4 बोले भी 2 बार, लेकिन जब लिखे तो पाई स्क्वायर पाई बाई 4 का स्क्वायर लिखे। पाई बाई 4 का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर बाई 16 होता है, जबकि पाई बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना चाहिए था। तो ऐसी मिस्टेक ये पता भी नहीं चल पाता ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहता है। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव होता तो ऑप्शन मैच नहीं करता तो वो चेक कर लेते। तो जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें यही रिस्क होता है कि अगर आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, जो किसी से भी हो सकती है, जो किसी से भी हो सकती है, मतलब कितना भी कोई टॉपर हो, किसी से भी बेसिक मिस्टेक हो सकती है, पूरा सॉल्व हो गया, सब कुछ सही था, तो भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास गेट 2010 आईआईटी गुवाहाटी का आपके पास एक क्वेश्चन, पता क्या है? क्वेश्चन देख के लोग कभी कभी डर जाते हैं। बोला है कि एक पैराबोलिक केबल है, इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स एट द सेम लेवल। एक पैराबोलिक केबल आपके पास है, टू सपोर्ट्स है सेम लेवल पे। द हॉरिजॉन्टल स्पान जो है बिटवीन द सपोर्ट्स इज एल। दो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल स्पान है, सपोर्ट्स के बीच में एल है। द सेग एट द मिड स्पेन स्पान जो है, मिड स्पान इज एच है। द सेग एट द मिड स्पान इज एच। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y इक्वल टू 4h एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वेयर एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, y इज द वर्टिकल। और आपके पास बोला है कि मेरे को टोटल लेंथ ऑफ केबल का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, दिख रहा है आपके पास, और बोल भी दिया है कि आपके पास ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द केबल है। तो ठीक है, 4h अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एक्स जीरो तो y जीरो हो गई। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन था। अच्छा अगर आप इसको अगर ऐसे देखोगे फिगर वाइज, ये एक्स ये वाई, ये आपके जैसा बना है पैराबोला। और अगर मैं बोलूँ ना आपके पास, तो ये जो होता है पता है, इसको स्पान बोलते हैं। ये स्पान है, ये पूरा स्पान है। पैराबोला के इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0 0, तो ये आपके पास एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0 0, ये एक्स 0 पे वाई 0 आएगा। ठीक है, पता आपके पास ये जो होता है वो स्पान होता है पूरा का पूरा, ये स्पान, ये। और ये आपके पास जो मिड पॉइंट होता है आपके पास स्पान का, ये होता है आपके पास सेग। मतलब ये नॉर्मली कौन लोग देखते होंगे, सिविल मैकेनिकल वाले तो बहुत बेंडिंग मूवमेंट वगैरह की बात करते होंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले कभी कंडक्टर वगैरह हम देखे होंगे, ओवरहेड कंडक्टर वगैरह हम देखे होंगे। ये सैग होता है, ये स्पान होता है आपके पास, ये पैराबोलिक इक्वेशंस होता है। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, इतनी बात भी ना करे आपके पास, तो ये y इक्वल टू 4h एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, पता है। अच्छा ये सैग आपके पास कितना दिया था पता है आपके पास, ये सैग ये h लिखा था। और देखो ये आएगा भी कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पता है आपके पास ये लेंथ टोटल l है, ये 0 है, तो पता है ये आपके पास हो गया -l/2, ये पॉइंट्स हो गए, और ये वाला पॉइंट्स हो गया l/2। ये पूरा का पूरा लेंथ l है, और यही आपको लेंथ आपके पास बताना है, टोटल लेंथ ये लेंथ है आपके पास इस आर्क का पूरा। तो जो पॉइंट्स है आपके पास एंड पॉइंट्स वो -l/2 से l/2 है, तो टोटल लेंथ आपके पास l हो गया। ये ओरिजिन है ना, इसलिए -l/2 इधर लिखा उधर l/2 लिखा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, y की वैल्यू x इक्वल टू l/2 पे, l/2 पे x इक्वल टू l/2 पे, पता है ये कितना निकलेगा, ये sec के बराबर निकलेगा, h निकलना चाहिए। देखो आपके पास कितना है 4h, और एक्स स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाई 4,
और डिवाइड बाई एल स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट। पता है x इक्वल टू L/2 पे कितना निकला y की वैल्यू? सर h निकला, इसलिए लिखा था कि ये सेग h है, ये सेग h है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस L/2 पे। इवन अगर मैं माइनस L/2 भी पुट कर दूं ना, माइनस L/2, तो भी वो h निकलेगा। तो मैं पहले तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक पैराबोलिक केबल है, तो हो सकता है कि आपके पास हम कहाँ कहाँ देखते हैं इस टाइप का, आपके पास जो आप देखते हो ये बेंडिंग मोमेंट वगैरह हम देखते हैं, स्पान सैग, इतना आपके पास पैराबोलिक आपके पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, 0 पे x 0 पे y भी 0 है, और ये जो लिखा हुआ था आपके पास कि ये दोनों सपोर्ट्स आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल जो स्पान है बिटवीन द सपोर्ट्स इज L, जो हॉरिजॉन्टल स्पान है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो स्पान है ये HL, ये लेंथ, ठीक है। फिर लिखा हुआ था आपके पास द सेग एट द मिड पॉइंट इज H, देखो लिखा हुआ था। तो मैं हमेशा ना क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ कि अगर मेरे को ये ना पता हो तो मैं फिर मेरा मजा ही खत्म हो जाता है कि द सेग एट द मिड पॉइंट इज H, तो ये सेग जो है आपके पास ये मिड पॉइंट का ये H, यहाँ से ये, इसलिए L/2 पे माइनस L/2 पे H ही आएगा डिस्टेंस, जो हाइट आएगा, ठीक है। The equation of the parabola y equal to this is x is the horizontal coordinate, y is the vertical coordinate with the origin at the center of the cable, केबल के सेंटर पे ओरिजिन होगा, तो सेंटर के केबल पे आपके पास जो से ये केबल है इसके सेंटर पे ओरिजिन होगा, देखा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो ठीक ओरिजिन तो होना ही था, ये आपका फिगर बन गया। अच्छा, हमको तो सिर्फ लेंथ की बात करना है, अगर मेरे को टोटल लेंथ की बात करना है तो मेरे को तो पता ही है कि x वेरी कर रहा है, तो अगर मेरे को लेंथ की बात करना है तो देखो मेरे पास लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो मेरे पास लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू ए से भी लिखते हैं ना, तो पहले ए से भी लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए से भी 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके पास लेंथ का फॉर्मूला। अच्छा y है क्या, y है आपके पास देखो 4h x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, अगर मैं dy बाई डी एक्स बोलूँ तो कितना होगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर लो यार, 4h तो था ही, 2x हो गया डिवाइड बाई एल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 8hx अपॉन एल स्क्वायर, ये पता है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये कितना आपके पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो बोले x की वैल्यू माइनस L/2 से प्लस L/2 जा रहा है ये, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 8h, इसका स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, h स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर आएगा और ये l का स्क्वायर आएगा, ये dx, क्या इसको भी सॉल्व किया जा सकता, तो सॉल्व किया जा सकता, लेकिन हमसे सॉल्व इससे बात करवाया नहीं, ये आपके पास लेंथ का फॉर्मूला है। अच्छा, ये इवन फंक्शन है, देखो एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो इवन फंक्शन है, तो 0 से L/2 करूंगा तो 2 बाहर आ सकता है, इसका मतलब ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर, ये आंसर इसकी अगर इसी के फॉर्म में अगर निकालना है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि ट्वाइस बाहर निकाला और 0 से L/2 कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि इवन फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो इवन है। इवन कैसे, एक्स का माइनस एक्स पुट करूंगा तो भी वही फंक्शन आएगा, अगर आप में से पढ़े हो पूरा का पूरा क्या कैलकुलस, तो आप इवन ऑड फंक्शन भी जानते हो, अगर कोई फंक्शन इवन है तो माइनस ए से ए को 0 से ए लिख के 2 बाहर लग सकते हो, इवन फंक्शन है आपके पास, x इक्वल टू माइनस एक्स पे भी वही फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन है इसलिए ऐसा आप लिख सकते हो, ये आपके पास। अच्छा, इसके आगे क्यों सॉल्व नहीं किया, हमारे पास ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ था 64 h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन l की पावर 4 था, ये था हमारे पास, तो ये मेरे पास अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास अंदर वही आया 1 प्लस 64 h स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 1 प्लस 64 का h स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपके पास यही आ रहा है, 1 प्लस 64 h स्क्वायर एल स्क्वायर, यही आ रहा है आपके पास, ये देखो, ये गलत था आपके पास, तो ये गलत हो गया, h क्यूब लिखा था यहाँ पे, h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आपके पास, ये दिख रहा है आपके पास, यस सर, इसका मतलब है कि अंदर में तीनों चीज सेम थी। अब ये 0 से l है, ये 0 से l है, 0 से l नहीं था, माइनस L/2 से L/2 था, 0 से L/2 हाफ लेंथ नहीं पूछा था, टोटल लेंथ पूछा था, और 2 टाइम 0 से L/2। अच्छा, अगर ये माइनस L/2 से L/2 लिखा रहता तो भी आंसर सही होता, माइनस L/2 से L/2 दिस सही, 0 से L/2 में फिर 2 बाहर होना चाहिए तो भी आंसर सही, तो आंसर क्या हो गया पता, डी दिल्ली, ये डी दिल्ली। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, मेरे को फाइंड आउट करना था, ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, तो ऑप्शन में जैसे आपके पास फ्रेम किया गया दिस, ये क्लियर रहना चाहिए आपके पास लिखने का स्टाइल, कुछ किया हम लोग, कुछ नहीं किया। अच्छा, कभी कभी हम इन बातों से डर जाते हैं कि कोई यार पैराबोलिक केबल बोल दे रहा है, ये क्या क्या बोल दे रहा है, जबकि आपको टोटल लेंथ ऑफ द केबल पूछा था आपके पास, टोटल लेंथ ऑफ द केबल, और आपके पास वाई इक्वेशन था, आपको अगर ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर भी लगता तो भी आप इसको मैनेज कर लेते तो भी आंसर आ गया,
बट फिर आपको लिखते आना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाते कि एल है लेंथ, तो मैं ए से बी कैसे लिखूं। तो थोड़ा सा बेसिक मैथ्स तो आपको अच्छा होना चाहिए कि मेरे पास जब यहाँ पे एल माइनस एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, ये आपके पास स्पान था, इसका पूरा टोटल लेंथ जो है एल, ये जीरो के आगे एल बाई टू, जीरो के आगे पहले माइनस एल बाई टू, तो टोटल एल लेंथ। तो आप जीरो से एल नहीं लिख सकते, जीरो से एल बाई टू राइट साइड वाला सिर्फ एक सॉल्व कर सकते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लेंथ चाहिए ना आपको आर्क की। तो आपको अगर मेरे को इतना लेंथ चाहिए तो जीरो से एल बाई टू का आप सॉल्व कर लो, उसमें टू का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो लेंथ निकलेगी आर्क की वही लेंथ ये इस आर्क की निकलेगी। ये आप पूरा मैथमेटिक्स आप अप्लाई करो। अच्छा, आप थोड़ा बहुत इस बात पे परेशान मत होना, इवन फंक्शन बोला हूं तो इवन फंक्शन मतलब आपके पास क्या होता है, इवन फंक्शन मतलब हर एक फंक्शन जो सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस होता है उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। ये आपके पास ध्यान से अगर देखा जाए तो ये आपको दिखेगा कि ये इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। सब पढ़ाया हूं मैं, आप में से पढ़ोगे तो सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो कंप्लीट होता है आपके पास एक ऐसे में एक पॉइंट्स आपके पास एक्स्ट्रा ऐड कर दिए आपके पास इस जगह पे कि आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल में आर्क लेंथ आप किए होंगे, ये 7th 8th क्लास में हम करते थे कि एक सर्कल है और एक एंगल बना हुआ है इसके बीच में, और इसका रेडियस अगर आर है तो 2 पाई आर आपके पास सर्कमफ्रेंस होता था आपके पास, और x बाई 360 x आपके पास एंगल होता था कि सपोज करो दोनों के बीच में 30 डिग्री है, तो बताओ इस आर्क का लेंथ कितना होगा, तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते थे। तो आर्क लेंथ होता था 2 पाई आर इंटू एक्स बाई, तो 2 पाई आर तो टोटल हो जाता था, और ये कितना होता था, तो x बाई 360, x आपके पास एंगल है, ये सपोज करो 30 डिग्री है तो 30 अपॉन 360 पुट करोगे, या 60 डिग्री है तो 60 अपॉन 360 पुट करोगे, दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो 60 अपॉन 360 तो 1/6 आ जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, तो पाई आर बाई 3 आ जाएगा। तो ये आर्क लेंथ ऑफ सर्कल आपके पास, ये स्कूल लेवल में आप किए भी हो, स्कूल लेवल में आप ऐसा किए भी हो। ये तो जस्ट ऐसा भी ना हो कि कभी कोई आर्क लेंथ ऑफ सर्कल से थोड़ी सी बातें कर ले तो आप बोलो कि ये क्या आ गया, अरे ये तो स्कूल लेवल में करते, ये क्लास 7th 8th में रहता है आपके पास, 9th 10th में तो रहता ही होगा, लेकिन 7th 8th में भी रहता है इसको, ये आर्क लेंथ, किसी सर्कल का आर्क लेंथ क्या होता है करके, जितना एंगल दिया है और जो 2 पाई आर आपके पास सर्कमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर में से इतना पोर्शन चाहिए मेरे को, तो इतना फ्रैक्शन आपके पास चाहिए। अगर ये पूरा निकालना है तो सर डिग्री 360 होगा, तो 360 बाई 360 2 पाई आर, तो पूरा का पूरा आर्क लेंथ टोटल कितना होता है, 2 पाई आर होता है, पूरा का पूरा कितना होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। जस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई आर में से ये आर्क लेंथ कितना होगा, तो बोले जितना इसके बीच का एंगल होगा डिवाइड बाय 360 हो गया, तो x इन डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं आर्क लेंथ के बारे में बात किया, और इस बात पे हम कंक्लूड करें कि इतना अच्छा गुड आइडिया होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो अच्छे इंटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि आर्क लेंथ का आपको फॉर्मूला दे दूं और फिर फटाफट आप उस फॉर्मूले में पुट करो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और आप बोले कि यस सर गुड हो गया, नहीं, ठीक है। आपको लग सकता है कि सर इतने दिन बाद क्यों कराया, तो वो ये कुछ टॉपिक मैं सोच के रखा था कि बाद में कराऊंगा आपके पास, जो इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते, लेकिन जो मेरे को लगता है कि कवर करना चाहिए। तो जब मैं कवरेज में जाता हूं तो कोई भी चीज़ नॉर्मली ड्रॉप नहीं करता हूं, तो ये मैं आर्क लेंथ भी कवर कर दिया। अब मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाली पार्ट को भी कवर कर लूंगा, तो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, ठीक है। मेरा काम है अच्छे से चीज़ों को कवर करना, तो आर्क लेंथ भी कवर कर दिया। अब कुछ भी आर्क लेंथ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली हैंडल कर लोगे, मैं इसके लिए श्योर हूं, इजीली हैंडल हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।